हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे क्लास 12। ये लेसन 2 है बेटा, वंशागत का गुणसूत्रीय आधार एवं मानव आनुवंशिकी। देखिए, इसको समझने के लिए बेटा सबसे जरूरी बातें हैं, दो चीजें आपको जानना आवश्यक है। वंशागत क्या है और आनुवंशिकी, ये दोनों वर्ड लगभग एक ही जैसे हैं, वंशागत और आनुवंशिकी। वंशागत का मतलब ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, ऐसे लक्षणों को वंशागत लक्षण कहते हैं। और आनुवंशिकी का क्या मतलब है? आनुवंशिकी का मतलब बेटा बेटा कि पेरेंट के जो कैरेक्टर है, मतलब माता पिता के जो लक्षण है, वो उनकी संतानों में जो उनके लक्षण जाते हैं, उन्हीं लक्षणों के स्थानांतरण को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। तो ये दोनों वर्ड ही लगभग लगभग सेम है। तो इसका मतलब समझ लीजिए, वंशागत का गुणसूत्रीय आधार मतलब जो लक्षण स्थानांतरित होते हैं माता पिता से उनकी संतानों में, उसका जो आधार है वो आधार कौन सा है? गुणसूत्र। कौन है बेटा? गुणसूत्र। गुणसूत्र का पूरा डिटेल हम बताएंगे। गुणसूत्र में पाया जाता है जीन्स, जो पाया जाता है वही वंशागत का आधार होता है। गुणसूत्र में जो जीन्स पाए जाते हैं, यही जीन्स बेटा इनकी वंशागति का आधार होते हैं एवं मानव आनुवंशिकी। और आपको पढ़ना क्या है? मानव आनुवंशिकी। मनुष्यों के जो लक्षण है, उनकी आने वाली जो पीढ़ी है, मतलब उनकी संतान में जो लक्षणों का स्थानांतरण होता है, कैसे होता है, इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं कि वंशागत का गुणसूत्रीय आधार क्या है। वंशागत का मतलब आप समझ गए कि जो पेरेंट है, पेरेंटल कैरेक्टर का, पेरेंटल कैरेक्टर का ट्रांसफर। और ट्रांसफर कहाँ होता है बेटा? उनके संतानों में, मीन्स देयर चाइल्ड। तो पेरेंटल कैरेक्टर का ट्रांसफर उनके चाइल्ड में, उनके यंग वंस में, उनके बच्चों में उनके लक्षणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? वंशागत कहलाता है। अब गुणसूत्रों के बारे में समझते हैं। गुणसूत्र है क्या एक्चुअल में? देखिए, गुणसूत्र को समझने के लिए एक हम डायग्राम बनाते हैं, एक फिगर ड्रॉ करते हैं, इसमें सारी चीजें आपको बताएंगे। देखिए, ये मान लीजिए आपका क्या है? कोशिका है। क्या है? कोशिका। और कोशिका के बारे में आप जानते हैं, कोशिका जो होती है बेटा, मनुष्य के शरीर में लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं। यहाँ तक कि आप कह सकते हैं करोड़ों से भी अधिक कोशिकाएं, आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं। मीन्स अगर आप देखें तो हमारे, आपका जो स्किन है, ये आपको दिख रहा है कि हमारी एक स्किन पूरी की पूरी स्किन है, लेकिन ये जो स्किन है, जो त्वचा है, जो मांस है, मसल्स हैं, ये सब लाखों सेल्स की बनी है। एक आप अगर देखेंगे इतनी सी स्किन, तो इसमें कई सारे सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स। मतलब ये पूरा आपका टिश्यू है, टिश्यू सिस्टम से बना हुआ है। तो आपके बॉडी में करोड़ों सेल्स हैं, तो उसमें से अगर एक सेल्स की बात की जाए, तो सेल के अंदर बेटा जो है, ये होता है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्र। ये होती है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर बेटा बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, राइबोसोम्स। ये अंदर होता है, न्यूक्लियस होता है। इसी न्यूक्लियस के अंदर बेटा बहुत सारे क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमैटिन फाइबर। मतलब कि ये जो अंदर है, ये क्या है? गुणसूत्र है। क्या है? गुणसूत्र। तो गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं बेटा? कोशिका के अंदर। मीन सेल के अंदर क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमैटिन फाइबर्स। और यही क्रोमैटिन जो है, ये क्या है? गुणसूत्र है।
तो ये जो गुणसूत्र हैं इनका स्ट्रक्चर बेटा अगर आप देखेंगे, गुणसूत्रों में बहुत सारे डीएनए होते हैं और ये जो डीएनए है डीएनए की कॉइलिंग होती है। डीएनए कुछ इस फॉर्म में होता है, ये बिल्कुल ऐसे कॉइलिंग के फॉर्म में होता है। दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं, एक होता है इसमें 5 स्ट्रैंड और दूसरा होता है 3 स्ट्रैंड। 5 स्ट्रैंड है, ये है 3 स्ट्रैंड। इसमें 2 स्ट्रैंड पाए जाते हैं। ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर है। ये हम आपको डीएनए इसलिए बता रहे हैं बेटा, क्योंकि अगर आपको जीन्स के बारे में समझना है तो पहले आपको गुणसूत्र, फिर डीएनए, फिर जीन्स के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे गुणसूत्रों के जो फाइबर होते हैं, ढेर सारे उसमें क्या होते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये एक डीएनए मॉलिक्यूल्स है। डीएनए मॉलिक्यूल में 2 स्ट्रैंड होते हैं और दोनों क्या होते हैं, बिल्कुल ऐसे कॉइलिंग के फॉर्म में रहते हैं। अब एक बात समझेंगे कि ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है, इस डीएनए में बहुत सारे क्या रहते हैं, जीन्स मौजूद रहते हैं। इसमें क्या रहते हैं, जीन्स। इस पे ढेर सारे जीन्स मौजूद होते हैं। डीएनए के ऊपर बहुत सारे जीन्स उपस्थित होते हैं। दोनों ही कॉइलिंग पे होते हैं, कोई लिंक पे नहीं होते हैं। तो इस पे बहुत सारे जीन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, जीन्स। ये जीन्स है। और जीन्स क्या है, जीन्स जो है बेटा ये डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होता है। कहाँ, डीएनए के ऊपर। इसीलिए जो जीन्स है इनको कहा जाता है द फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। क्या कहा जाता है, अगर जीन्स को डिफाइन किया जाए तो क्या कहा जाएगा कि द फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए is called the fragment of DNA is called genes. जीन्स के फ्रैगमेंट, जो डीएनए के फ्रैगमेंट को, जैसे ये पूरा डीएनए है, अगर इस डीएनए को यहाँ से इस डीएनए को यहाँ से कट कर लिया जाए, जिसमें जीन्स है, एक छोटा सा टुकड़ा अगर इस डीएनए का कट कर लिया जाए तो इसमें क्या है, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए दूर बना दिया है, लेकिन एक छोटे से डीएनए के फ्रैगमेंट में ही क्या होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो डीएनए का एक छोटा सा फ्रैगमेंट जिसमें जीन्स होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, जीन्स कहेंगे। डीएनए के छोटे से टुकड़े को हम जीन्स कहते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी बेटा कि डीएनए का जो छोटा सा टुकड़ा होता है उसको हम जीन्स कहते हैं, और यही जीन्स वंशागति का गुणसूत्रीय आधार होते हैं, और ये मानव आनुवंशिकी में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके आगे बात करते हैं मानव में गुणसूत्र निर्धारण कैसे होता है। इस चीज को समझेंगे कि मानव में गुणसूत्रों का निर्धारण कैसे होता है। इसको बेटा इरेज कर दे रहे हैं, इसके आगे समझेंगे कि मानव में गुणसूत्रों का निर्धारण कैसे होता है। मनुष्य में बेटा गुणसूत्रों का निर्धारण कैसे होता है समझते हैं। देखिए, गुणसूत्र जो होते हैं मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जो है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। कितनी होती है बेटा, 46 एक सेल में। और ये पेयर में अगर जोड़े के फॉर्म में कैसे होते हैं, मतलब पेयर में अगर इनको काउंट करें कितने पेयर बनेंगे, 23 पेयर। कितने पेयर बनेंगे,
23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, और अगर जोड़े में ना गिने तो ये कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। अब इनकी संख्या टोटल होती है 46। कितनी होती है बेटा? 46। इधर समझेंगे, यहाँ थोड़ा सा क्रॉस समझेंगे कैसे कराएंगे। देखिए, कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, 23 पेयर होते हैं। ये जो बेटा 23 पेयर गुणसूत्र होते हैं, 23 पेयर जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र को कहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्रोमोसोम मीन्स होता है गुणसूत्र। ये जो 23 पेयर गुणसूत्र है, इनमें से 22 पेयर जो होता है, 22 पेयर का मतलब कितना हुआ? 44। कितने? 44। तो मतलब कि जो 44 क्रोमोसोम होते हैं, 44 गुणसूत्र जो होते हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं बेटा ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं। ऑटोसोम या ऑटोसोमल क्रोमोसोम कह सकते हैं। और जो एक पेयर बचता है, 23 पेयर है कुल, 23 पेयर, जिसमें से 22 पेयर ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं, और एक पेयर जो क्रोमोसोम बचता है, एक पेयर जो गुणसूत्र बचता है, उसको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या कहते हैं बेटा? सेक्स क्रोमोसोम। ये जो वन पेयर क्रोमोसोम है, एक पेयर जो गुणसूत्र है, यही लिंग निर्धारण में सहायक होते हैं। यही मुख्य गुणसूत्र होते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं। तो देखते हैं मेल में और फीमेल में कैसे लिंग निर्धारण होता है। और जो इनकी यंगवंश होती हैं, आने वाली जो इनकी संतान होती है, यंगवंश तो बेटा एनिमल्स में होता है, ह्यूमंस में क्या होता है? जो इनकी आने वाली संतान होती है, उनमें लिंग का निर्धारण कैसे होता है, सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो ये जो एक पेयर क्रोमोसोम होता है, देखिए जो 22 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, इनको हम कहते हैं एक्स एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स एक्स। मतलब लास्ट का जो टोटल 22 गुना 44 जो गुणसूत्र होते हैं, ये एक्स एक्स ही होते हैं। मतलब अगर 44 के 44 है तो वो कैसे होंगे? एक्स एक्स होंगे। और जो लास्ट का 23वां पेयर होता है, मतलब 45 और 46 जो गुणसूत्र होते हैं, आखिरी जो गुणसूत्र होते हैं, 23वां पेयर, उसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ये बेटा अलग अलग होता है। देखिए, ये फीमेल में जो है, फीमेल में ये एक्स एक्स होता है, और मेल में ये एक्स वाई होता है। तो यही क्या है? यही जो है सेक्स का डिटर्मिनेशन करते हैं, मतलब लिंग का निर्धारण करते हैं। जो आने वाली संतान होगी, वो पुत्र होगी या पुत्री होगी, वो कौन डिसाइड करता है? यही 23वां पेयर जो गुणसूत्र होता है, यही डिसाइड करता है जो आने वाली संतान होगी वो जो लड़का होगा या लड़की होगी। देखते हैं कैसे ये डिटरमाइन करते हैं। लास्ट का पेयर मान लीजिए फीमेल में कौन सा होता है? एक्स एक्स गुणसूत्र होता है, और मेल में कौन सा होता है? एक्स वाई गुणसूत्र होता है। तो डिटरमाइन कैसे करते हैं? जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, जब फर्टिलाइजेशन होता है इनके बीच में, जब मेल और फीमेल के बीच में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, तब इनका जो गुणसूत्र होता है बेटा, जो एक्स गुणसूत्र होता है मेल का, जो एक्स गुणसूत्र होता है फीमेल के एक्स गुणसूत्र से अगर फर्टिलाइज करता है तो क्या बनाएगा? एक्स एक्स। क्या बनाएगा? एक्स और एक्स बनाएगा। और यही गुणसूत्र एक्स वाला अगर फीमेल के दूसरे गुणसूत्र से फर्टिलाइज करता है तो क्या बनाता है? ये बनाएगा, या ऐसे, एक मिनट फिर से समझ लीजिए। देखिए, फर्स्ट टाइम बेटा अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से अगर फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनाएगा? ये एक्स और ये एक्स। क्या बनाएगा? एक्स एक्स। और अगर मेल का वाई क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से इसी से फर्टिलाइज होगा तो क्या बनाएगा? एक्स
वाई बनाएगा, ये वाई और ये एक्स, तो क्या हो गया एक्स वाई। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा बेटा, अगर मेल का यही एक्स क्रोमोसोम फीमेल के इस वाले एक्स क्रोमोसोम से अगर फर्टिलाइज किया तो क्या बनाएगा, ये एक्स और ये एक्स, क्या बना लिया एक्स एक्स मतलब फीमेल। अगर ये वाई क्रोमोसोम अगर ये वाई क्रोमोसोम जो है फीमेल के इस वाले एक्स क्रोमोसोम से अगर फर्टिलाइज किया क्या बना लेगा एक्स वाई क्रोमोसोम, ये वाई और ये एक्स। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनती है बेटा, देखिए जो यंगोन्स बने माने जो इनका जो बेबी होगा वो बॉय होगा या गर्ल होगा, लड़का होगा या लड़की होगी, ये इसकी चांसेस 50% होते हैं, 50% होते हैं, मतलब लड़का भी हो सकता है और लड़की भी। कैसे, देखिए अगर इनका एक्स क्रोमोसोम इसके एक्स क्रोमोसोम से फर्टिलाइज किया तो क्या बनाया है एक्स एक्स, और एक्स एक्स का मतलब क्या बताया था मैंने यहाँ पे फीमेल। लास्ट का जो एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है ये किसको शो करता है, फीमेल को। तो यहाँ पे क्या बनेगा, जो डॉटर बनेगी, क्या बनेगी डॉटर, जो संतान उत्पन्न होगी वो क्या होगी, पुत्री होगी, डॉटर होगी। अगर एक्स वाई बन गया तो क्या बनेगा सन, क्या होगा सन मतलब पुत्र। और यहाँ की कंडीशन फिर एक्स एक्स है तो क्या होगा डॉटर, और यहाँ पे एक्स वाई है तो फिर से क्या होगा सन होगा। इसको एक बार क्रॉस को फिर से समझेंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसे ये डिटरमाइन करते हैं कि जो है मींस जो संतान उत्पन्न होगी वो लड़का होगा या लड़की होगी। एक बार इसको फिर से अच्छे समझ लीजिए। देखिए मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है ये होता है एक्स वाई, और फीमेल में होता है बेटा एक्स एक्स। तो ये एक्स वाई मेल में हो गया और फीमेल में एक्स एक्स। एक एक पॉइंट समझिएगा। देखिएगा अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से फर्टिलाइज करता है तो क्या बनाएगा एक्स एक्स। अगर मेल का वाई क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से फर्टिलाइज करता है तो क्या बनाएगा एक्स वाई। और अगर मेल का ये एक्स क्रोमोसोम फीमेल के इस वाले एक्स क्रोमोसोम से फर्टिलाइज करता है तो क्या बनाएगा एक्स एक्स। और अगर ये वाई क्रोमोसोम इस एक्स क्रोमोसोम से फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनाएगा एक्स वाई। तो यहाँ पे बेटा कंडीशन ये है एक्स एक्स बनेगा तो पुत्री, और एक्स वाई बनेगा तो पुत्र, और एक्स एक्स होगा तो फिर से पुत्री बनेगी, और एक्स वाई होगा तो पुत्र। तो यहाँ पे चांसेस क्या है 50% जो संतान उत्पन्न होगी लड़का हो सकता है, और 50% क्या हो सकता है लड़की। 50% चांस होते हैं कि पुत्र होगा और 50% चांस होते हैं क्या होगा पुत्र। और इसी एक्स वाई क्रोमोसोम से डिटरमाइन होता है कि आने वाली संतान लड़का होगा या लड़की। आज के लिए बेटा इतना ही। इसके आगे जो है नेक्स्ट क्लास में मानव आनुवंशिकी के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू।